शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को पहले से भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी असत्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं? ये कथन सही है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए, प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करनी है, उनमें एथिक्स का डेवलपमेंट करना है, तो जो शिक्षक है उसका आदर्श रूप से व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ें जो है नकल के माध्यम से सीखते हैं, और अगर शिक्षक जो है उसका अच्छा व्यवहार होगा तो बच्चों में नैतिकता अपने आप डेवलप हो जाएगी। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है आजीविका का भी बच्चा कमा सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास ये भी ज़रूरी होता है, बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखाना ये भी शिक्षा का महत्व जो है उद्देश्य होता है, और बच्चे का जो है बौद्धिक विकास हो, ये भी उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होगा वो है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ये सबसे अति मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। बाकी ज़रूरी तो सभी है, आजीविका कमाना भी ज़रूरी है, पढ़ना एवं लिखना सीखना ये भी ज़रूरी है, बौद्धिक विकास ये भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है ये अति महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी ठीक नहीं है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने आप में एक विशिष्ट बच्चा है, स्पेशल बच्चा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये जो है वो B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान, ऐसा नहीं है मनोविज्ञान में पहले जो है सबसे पहले इसे आत्मा का अध्ययन माना गया, इसके बाद मन का अध्ययन माना गया, इसके बाद चेतना का अध्ययन माना गया। लेकिन वर्तमान अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में मतलब आधुनिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जब हम आत्मा का, मन अथवा शरीर का अध्ययन ना करके हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी व्यवहार का अध्ययन जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का लक्ष्य यही है कि हम व्यक्ति के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो है 1900। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो उपनयन संस्कार जो है ये वैदिक काल में किया जाता था। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है?
मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार की तो अभी हमने बात की थी यहाँ पर कि व्यवहार का अध्ययन तो किया ही जाएगा, है ना। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही बात है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है। संचार माध्यमों का अध्ययन, देखिए संचार माध्यमों का अध्ययन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है। परिवार एक साधन है, तो परिवार जो होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है, परिवार जो है एक साधन है, किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए मुख्य जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या चीज़ है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? देखिए मानव विकास, विकास की बात हो रही है यहाँ पर। अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वंशक्रम एवं वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मानव विकास, जब विकास जहाँ आ जाएगा तो इसमें जो है वंशक्रम यानी हेरेडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वंशानुक्रम और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी जो डेवलपमेंट होता है इसके बहुत सारे क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। इसमें अनुक्रमिकता बताई गई है, सामान्य से विशिष्ट के बारे में बताया गया है, प्रतिवर्ती बताया गया है और निरंतरता। यानी विकास जो होता है उसका अपना एक क्रम होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो एक क्रम में ही होगा, है ना। जैसे सबसे पहले मान लीजिए शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इस तरीके से जो है विकास जो होता है वो अपने एक निश्चित क्रम में होता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी बात सही है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हम सबसे पहले सामान्य क्रियाएं सीखते हैं और सामान्य क्रियाएं सीखने के बाद हम विशिष्ट क्रियाओं को सीखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का ये भी एक सिद्धांत है। निरंतरता, निरंतरता भी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यू रहता है, हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो ये भी सही बात है। प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल, देखिए मानव विकास जो होता है वो प्रतिवर्ती नहीं होता है। प्रतिवर्ती का मतलब है कि ऐसे नहीं है कि आप शैशव अवस्था से बाल्यावस्था और किशोरावस्था में पहुंच गए, उसके बाद किशोरावस्था से फिर बाल्यावस्था में आ जाएंगे, फिर शैशव अवस्था में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो विकास जो होता है प्रतिवर्ती नहीं होता है, यानी रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता है, ये अपने एक सीरीज से चलता है, सीरियल वाइज चलता है, यानी इसका अपना निश्चित क्रम होता है, ना कि रिवर्स ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि आप जवानी से बुढ़ापे में जाएंगे फिर बुढ़ापे से जवानी में वापस आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता, प्रतिवर्ती नहीं होता विकास। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ सके, है ना। इसीलिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, इसका मुख्य काम यही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये बहुत प्रमुख, बहुत अच्छा कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया कथन है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि
एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में जो होता है यह दृढ़ विश्वास किया जाता है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव हैं यानी विद्यार्थी के जो अनुभव होते हैं और प्रशिक्षण यानी उनका जो नज़रिया है, परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये तो गलत चीज़ हो गई है कि नहीं। जितना टीचर जो है अगर शिक्षार्थी से प्रश्न पूछेगा तो उतना ही संज्ञान का डेवलपमेंट होगा, ना कि उसमें बाधा पड़ेगी, तो गलत हो गया। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट और लर्निंग जो होती है ये प्रभावित रहते हैं, ना कि अप्रभावित। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग हमने पहले बात की हुई थी कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है ना। और अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं अलग अलग तरीके से। तो शिक्षार्थी जो हैं वो एक ही निश्चित तरीके से सीखेंगे, ये भी ठीक नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यानी खेलना जो होता है वो संज्ञान के लिए और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसलिए बच्चे जो हैं जब खेलते हैं तो खेलने से उनका संज्ञान यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है और उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होता है ना। खेल खेल में बच्चे सीखते भी हैं, उनको जानकारी भी होती है, लर्निंग भी होती है, और साथ ही साथ उनके जो है वो सोशल जो रिलेशन होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, उनके मित्र वगैरह बनते हैं, और वो बहुत से कार्य जो हैं आपस में एक दूसरे से मिलके जो है पूर्ण करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि खेलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खेलेंगे तो उनका संज्ञान का भी डेवलपमेंट होगा और सामाजिक दक्षता जो है वो भी अच्छी होगी उनकी, है ना। मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, ए और बी दोनों। तो विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी मानव विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, यानी ऑप्शन डी ठीक है इसका। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ये जो है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में जब हम कोई नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। देखिए प्रोत्साहित करने की बात हो रही है, यानी मोटिवेशन करने की बात हो रही है। अन्य बच्चों के साथ तुलना करना ये तो गलत चीज़ हो गई। बच्चों को डांटना ये भी गलत है। बच्चों को नियंत्रण में रखना ये भी गलत है। बच्चों को प्रेरित करना, तो प्रोत्साहित करने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा, यानी हम उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है ना। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयास करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग
शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। ये प्रभावी कक्षा का लक्षण नहीं है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, ये भी गलत है क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयास करता है। तो यहाँ मौखिक और शारीरिक दंड जो है ये प्रभावी कक्षा में नहीं दिया जाए, ये भी गलत है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें लगता है वैसा ही करते हैं। सम्मान नहीं करते हैं तो ये भी गलत हो गया। प्रभावी शिक्षक में कक्षा में ऐसा नहीं होता है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग शिक्षक से सहायता लेते हैं, ये सही है। प्रभावी कक्षा में जो है वो बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग शिक्षक से सहायता लेते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करें। देखिए, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को जब हम प्रस्तुत करते हैं, असंबद्ध भाग है ना, तो शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को जो है ये कठिन बनाता है ना। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, फिर अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। यह कथन किसका है? तो ये बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार आता है। तो ये फेमस कथन जो है ये वुडवर्थ का है। वुडवर्थ के द्वारा ये कहा गया कथन है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सांख्यिकी। इसे कहते हैं स्टैटिक्स, है ना, सांख्यिकी कहलाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वो आपकी अंतर्दर्शन है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये अंतर्दर्शन है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, सभी विकल्प सही हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो इसमें शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव ये भी शामिल होते हैं, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया ये भी शामिल होती है, अधिगम परिस्थितियाँ ये भी शामिल हैं। इसका मतलब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विकल्प जो हैं वो सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्चा केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बल नहीं देगा, पाठ्यचर्चा केंद्रित पर इस पर भी बल नहीं देगा, विद्यालय केंद्रित शिक्षा इस पर बल नहीं देगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका प्रमुख केंद्र जो होता है वो छात्र होते हैं। छात्र को लेकर ही सारी प्रक्रिया चलती है, क्योंकि छात्र का ही हमें सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए शिक्षक, पाठ्यचर्चा और विद्यालय सब किसके लिए हैं? छात्र के लिए। तो केंद्र में कौन रहेगा? केंद्र में छात्र ही रहेगा हमेशा से। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है आपके इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक होती है?
संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक होता? दंड तो नहीं चाहिए होता, अनुबंधन ये भी आवश्यक नहीं, यंत्रवत याद करना ये भी आवश्यक नहीं। ज्ञान की संरचना के लिए जो अत्यंत आवश्यक होता है वो होता है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, है ना, क्योंकि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम उसको नई जानकारियाँ बताते हैं। तो ये हमारे प्रश्न जो थे वो शिक्षा, मनोविज्ञान एवं अधिगम से जुड़ा हुआ था, यानी आज पहला चैप्टर था। उसके सारे हमने जो MCQ जो थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।